आशीष वर्मा बोल रहा है वेटिंग। बेटा वी आर ऑल्सो वेटिंग। रईस प्रताप कोरी शो नहीं हो रहा, अब मुझे भी शो हो रहा है। अखिलेश चौहान मैसेज रिट्रैक्टेड जी। ओके सर, ओके ओके हो जाएगा। विवेक चंदेरे सर, सर कैसे हैं आप? अरे भाई अखिलेश चौहान, अरे कुछ बोलना चाह रहे थे, तुमने हटा दिया। हेरम द्विवेदी, गुड सर, गुड आफ्टरनून। चलिए एक बार भैया जितने लोग जुड़े हुए हैं प्लीज कंफर्म कीजिए, स्क्रीन सबको शो हो रही है अच्छे से। शुभम वर्मा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विवेक कोस्टा जी, गुड आफ्टरनून। स्क्रीन शो हो रही है, क्लियरली दिखाई दे रही है? अरे चंदेरे भैया धन्यवाद, कुछ एग्जाम में मदद मिली पढ़ाने से हमारे। ओके शो हो रही है, सभी का धन्यवाद। चलो आओ अपन लोग अपने मेन काम पर आते हैं, बाकी की बातें अब अपन बाद में करेंगे। चलो बेटा, मेरे पास जो पेपर है फिलहाल जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है वो है सेट सी को ध्यान रखें। मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये पेपर मेरे पास सेट सी है। मेरे पास ये सेट सी आया, किसी स्टूडेंट ने भेजनी भेजा तो मुझे मिल नहीं पाया और देंगे आप भी देखिए वहां पर सुधरवा लेंगे, ठीक है? हाँ अखिलेश आंसर की पब्लिश कर दी थी, कल रात को ही आंसर की पब्लिश कर दी थी हम लोगों ने। सेट सी की आंसर की कल को हो गई थी, बस आने वाली है, ठीक है? सारे सेट्स अवेलेबल। सब लोग एग्जाम गया कैसा? अच्छा गया? बोले सर एग्जाम तो अच्छा ही जाता है हमेशा, बस रिजल्ट ही इधर उधर हो जाता है। सही बात है बेटा, एग्जाम तो हम लोग के भी अच्छे ही जाते थे। एग्जाम किसी आदमी का ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं जाता। लैग कर रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम, देखना कौन सा वो कनेक्टेड है। मुझे भी यहाँ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ लाइव क्लासेस ही है, लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस 5G होगा, 5G। सर जॉन से कर लो। विवेक चंदेरे का लग रहा है पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत खुश है ये। चलो अच्छा है, बधाई हो हमारी तरफ से बहुत बहुत। अब सही है आवाज, हेराम द्विवेदी बोल रहे हैं, देखो। आवाज में अगर कोई दिक्कत आ रही है या वीडियो लैग कर रहा है तो बता देना, एनी टाइप ऑफ लैगिंग इज देयर। 41 क्वेश्चन सही हैं, वेरी गुड। तुमने तो नाम रोशन कर दिया यार, 41 क्वेश्चन सही करके। हो गया, चलो। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा दैट व्हाट वाज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ नॉन टेक ओनली, राइट? मेरा सेक्शन नॉन टेक का है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ नॉन टेक के लिए डिस्कशन दे रहा हूँ, राइट? तो इसमें अगर देखें तो मेरे अनुमान से अगर आप 38 to 40 की हो तो काफी है, और 38 से 40 होने चाहिए। पेपर के लेवल के हिसाब से 38 से 40 होने चाहिए, क्योंकि 38 to 40 क्वेश्चन ऐसे हैं एग्जाम में जिन पर बच्चे नजर मारते हैं ऑलमोस्ट, है ना? तो ये नहीं कहूंगा कि इससे नीचे, क्योंकि अगर किसी ने स्टडी की है, प्रिपरेशन की है विद अ प्रॉपर रेफरेंस बुक एंड इन द क्लासरूम स्टडीज, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? क्लासरूम स्टडीज, और एक प्रॉपर रेफरेंस से चले हैं ऑफ द नोट्स और एनी काइंड ऑफ बुक जो कि कोई स्टैंडर्ड बुक है, तो वो 38 से 40 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता था आसानी से, राइट?
तो ये हमें ध्यान रखना है कि 38 टू 40 का स्कोर इजी था, मतलब +35 का स्कोर, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, +35 का स्कोर जो था एग्जाम में वो अचीवेबल था, आप अचीव कर सकते थे। ओके, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, देखो थोड़ी बहुत तो आदत है ही है अब थोड़ा सा पेपर को इधर उधर ले जाने की और क्वेश्चंस को थोड़ा सा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चरल होल्डिंग 2005-2006 के इयर्स का पूछा जाना, देयर वाज नो सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, वी आर लिविंग इन द ईयर 2021 and they want to ask 2005 and 2006, so that was not a worthy according to the examination। ये हमें आयोग वालों से जाके पूछना पड़ेगा, आयोग वाले हमें बताएंगे कि भैया ऐसा क्यों कर दिया, है ना। सेकेंड पार्ट इज व्हाट, 1972 डाइड रघुनाथ कृष्ण फड़के was a great sculpture artist, जिनके नाम पर फड़के मूर्ति कला संग्रहालय धार जिले में आता है। 1961 में ही won द पद्मश्री, और उससे भी पहले उनका ऑलरेडी यहाँ धार में स्टूडियो बन चुका था। उज्जैन, देवास, इंदौर, धार ऐसे शहर हैं जहां उनकी आज भी मूर्ति कलाएं बनी हुई हैं। बट आफ्टर दैट ऑल इट वाज आस्क्ड, तो फेमस पर्सनालिटीज का मतलब ये नहीं था कि कुछ भी पूछ सकते थे आप। तो 2-3 चीजों में अगर आप जाकर देखोगे तो वो थोड़ा सा एग्जाम के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे बड़ी चीज ये दैट बेसिक प्रेडिक्शन वाज कि जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस टाइप ऑफ जो सब्जेक्ट्स थे, फ्रॉम दोज ऑल पार्ट्स लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आने चाहिए थे, तो ज्यादा हो गए। हम अपन लोगों का प्रेडिक्शन यही था, टेस्ट सीरीज में भी इसी को रखा गया था, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज हो गया और एमपी के क्वेश्चंस थोड़े से उसकी वजह से कम हो गए। खैर, पेपर का लेवल ऑलमोस्ट हम ये बोल सकते हैं कि ना तो ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है, नॉर्मल पेपर है, अच्छा पेपर है। जो कोचिंग के टेस्ट हुए थे वो टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए थे जिनसे आपको मदद मिली होगी, जैसे बुंदेला विद्रोह हम लोगों ने उसमें इंक्लूड किया हुआ था, तो उससे आपको बहुत सारी मदद मिली होगी। बाइनरी कन्वर्जन्स जिनमें शायद आपको मदद मिली होगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर उसमें शायद आपको मदद मिली होगी डेफिनेटली आर्किटेक्चर में। इन द सेम वे जो स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आए उनमें भी शायद आपको मदद मिली होगी अगर आप उसको देखेंगे तो, राइट। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उसको दिया और उसको किया तो आपको उसमें कुछ मदद मिली होगी पेपर में अपने, राइट। चलो पेपर के बारे में देखते हैं। आंसर की हमने कल रात को जारी कर दी थी, जिन लोगों के पास नहीं थी वो अभी अपना मैच कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं जितने लोग मैच करेंगे उन लोगों के मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सही निकले, राइट। चलिए पहला प्रश्न जो है आपके प्रश्न क्वेश्चन में आया था, मैंने पहले ही बोल दिया सेट सी का डिस्कशन है ये, जिनके पास सेट सी हो उसमें से देख सकते हैं, बाकी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। So first question that was asked in your examination was which of these is not an open source operating system, right। यहां पर आपसे पूछा गया था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भैया, और क्या कहता है ये, देखो जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, वो सॉफ्टवेयर्स दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, राइट। ये होते हैं एक क्लोज्ड सोर्स और दूसरे होते हैं ओपन सोर्स, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता है क्लोज्ड सोर्स, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है ओपन सोर्स। क्लोज्ड सोर्स और ओपन सोर्स में डिफरेंस क्या होता है पता है? क्लोज्ड सोर्स और ओपन सोर्स में डिफरेंस ये होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है उस सॉफ्टवेयर के 2 कोड्स होते हैं बेटा। एक कोड होता है ऑब्जेक्ट कोड, ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक कंप्यूटर्स का पार्ट है, और दूसरा ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट आता है। बेसिक कंप्यूटर जो डिजाइनिंग कोडिंग पार्ट जो आता है बेसिक कंप्यूटर का, उसमें आता है ऑब्जेक्ट कोड, और एक होता है बेटा मशीन कोड, राइट। जैसे आपने मशीन लैंग्वेज पढ़ा होगा, राइट। एक होता है ऑब्जेक्ट कोड और एक होता है मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड वो कोड होता है जिसे हम समझ सकते हैं, दैट मींस यूजर, हम जैसे लोग या जो कंप्यूटर कोडर्स हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन मशीन कोड को सिर्फ मशीन समझ सकती है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जाओगे तो उसमें आप 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स पढ़े होंगे। मशीन सिर्फ 0 और 1 को समझती है ना, 2 पल्स है मशीन के पास समझने के लिए, क्योंकि मशीन इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट आर्किटेक्चर। कोई भी कंप्यूटर मशीन जो होती है वो इंटीग्रेटेड सर्किट आर्किटेक्चर पर बेस्ड होती है, तो वो सिर्फ 0 या 1 के पल्सेस को समझती है बाइनरी, और किसी को नहीं समझती जो मशीन कोड बनता है।
लेकिन जिन इंस्ट्रक्शंस को आप टाइप करते हैं, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जिनमें वो ऑब्जेक्ट कोड होता है, राइट। तो यहां पर हम इन्हें सोर्स कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। अब क्या हो गया? सोर्स कोड ये हो गया कि जिसमें मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन उसे रीड कर रही है। सोर्स कोड वो कोड हो गया जिसे जो प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर को बनाते समय उस प्रोग्रामर ने उसी कोड में मशीन को इंस्ट्रक्शंस दिए, राइट। अगर ये सोर्स कोड जो है इसे प्रोग्रामर प्रोग्राम करते समय छुपा कर रखना चाहता है, हिडन रखना चाहता है, मतलब एक बार सॉफ्टवेयर बन जाए तो यूजर को वो सोर्स कोड नहीं मिलता और यूजर उस सोर्स कोड में बदलाव करके सॉफ्टवेयर को बदल नहीं सकता। दैट मींस अ कॉमन यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एक्ट लाइक अ डेवलपर। ध्यान रखना, जो कॉमन जो एक यूजर है वो डेवलपर के जैसा एक्ट नहीं कर सकता क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें जो सोर्स कोड होता है वो ओपन होता है और कोई यूजर जो है आसानी से, आप जस्ट गूगल पर जाइए और किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसका सोर्स कोड टाइप करेंगे, आपको सोर्स कोड मिल जाएंगे। यू कैन इजीली चेंज इन दोस कोड्स और आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको मिलता है, दैट इज एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो है वो यूजर को एक डेवलपर होने का अपॉर्चुनिटी देता है, दैट यू कैन बी अ डेवलपर ऑफ दिस। ये एक इसीलिए तो एंड्रॉइड सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इवन इन द एप्लीकेशंस जो वेब एप्स आप यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड से ज्यादा ओपन प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा ही नहीं। दुनिया में पहली बार लिनक्स बनाया गया था। लिनक्स का नाम आपने सुना होगा। 60s का सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स जब बनाया गया था ऐसा कहते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं था। लिनक्स के और यूनिक्स में एक कॉमन डिफरेंस था कि एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये थोड़ा सा विवादित रहा, लेकिन बाद में ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आने लगा, इसका कोड चेंज किया गया। अभी अवेलेबल तो है यूनिक्स का। तो इस बेस पर विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप्ड जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज अ क्लोज्ड सोर्स। तो ये पूछ रहे हैं विच ऑफ दीज इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड यू विल से विंडोज। कि विंडोज जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने सोर्स कोड को ओपन नहीं रखता। विंडोज अपने सोर्स कोड को हिडन रखता है। इस बात को ध्यान रखना है। आपका आंसर विंडोज है, राइट। Your answer is Windows. All right. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, आपको बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन दिया हुआ था। हमने बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम्स पढ़े थे जब हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था कंप्यूटर्स का। इनिशियल मैं क्लासेस में बोल रहा हूं, आई थिंक 6 to 8 क्लासेस जो हमारी एग्जैक्ट ऑनलाइन हुई थी घर से लॉकडाउन के टाइम पर, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तब हमने ये कन्वर्जन्स देखे थे। हमने कौन कौन से कन्वर्जन्स देखे थे? मैं यहां आ रहा हूं थोड़ा साइड में। हमने बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स देखे थे। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स आपको याद हो तो, बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। बाइनरी 2 की पावर्स फॉलो करता है और ऑक्टल 8 की पावर्स फॉलो करता है, अगर आपको याद हो तो ऑक्टल में हम 8 डिजिट्स को अप्लाई करते हैं, जैसे बाइनरी में हम 2 डिजिट्स पे अप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाइनरी में आपको 2 डिजिट्स मिलेंगी, 0 और 1। ऑक्टल में आपको 8 डिजिट्स मिलेंगी। तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम था, ये देखो जरा, जब मैं ऑक्टल डिजिट्स की बात करता था तो मैंने कहां से कहां लिया था? अगर आपको ध्यान हो, जब क्लासेस में भी हमने देखा था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और उसका कन्वर्जन इन द बाइनरी जब हमने किया था तो मैंने वहां आपको बताया भी था, सिंपल याद रखने के लिए भी बोला था मैंने उस टाइम पर, दैट हाउ टू रिमेंबर दीज। तो आप इनको बहुत इजीली रिमेंबर पता है कैसे कर सकते थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम लोग यूनिट से, मतलब जो
यूनिट पार्ट फ्रॉम द राइट साइड शुरू होगा, दैट मींस वंस, देन आफ्टर टेंस एंड देन हंड्रेड्स के प्लेस पर हम जाएंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग सिर्फ एक अल्टरनेशन के साथ लिखते हैं, 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। टेंस का प्लेस आएगा जो हंड्रेड्स के प्लेस पर था, टेंस का प्लेस जब आएगा तो फिर ट्वाइस अल्टरनेशन आएगा, 00 11 00 11। देन जब हम वंस के प्लेस पर जाएंगे तो यहां पर 4 टाइम्स हो जाएगा, ये उसका भी ट्वाइस, 00 00 11 11, यानी 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। और ऐसा करके आपको इसका बाइनरी कन्वर्जन मिलता है। आपको सिंपली 1 मिनट के टाइम पर ये बना लेना था पेपर में साइड में कहीं। 0 के लिए कोड 000 आता है, 1 के लिए 001 आता है, 2 के लिए 010 आता है, 3 के लिए 011 आता है, 4 के लिए 100 आता है, 5 के लिए 101 आता है, 6 के लिए 110 आता है, 7 के लिए 111 आता है। प्रीवियस क्लासेस को याद करोगे आपको समझ में आएगी ये चीज, जब मैंने आपको याद करने के लिए बनाया था। पहले में 01010101, फिर 0011 0011, एंड देन नेक्स्टली हम लोगों ने देखा व्हाट 00001111। ऑलराइट, सो वी से दैट यहां पर जब हमको क्वेश्चन दिया गया है 11010001, ये बाइनरी है, इसका ऑक्टल हमें निकालना था। तो इसका ऑक्टल निकालने के लिए हमने क्या करना था, कुछ नहीं, हमने क्या करना था, कुछ नहीं, ये दिया हुआ है 11010001, अपने आप ही आंसर आना था। पहले दो कोड्स को हम अलग कर लेते हैं, इसका डिजिट अलग, 010 को अलग और 001 को अलग, राइट। इसके आगे आप 0 कंसिडर करके चल सकते हो। तो 011 जब हम बात करें या 11 की बात करें तो इस वाली टेबल में अब आप आओ, यहां पर आपको कौन सा कोड दिखता है, ये देखो, ये रहा 11, ये देखो ये है कोड, ये किसका है, 3 का, तो यहां क्या बनेगा 3। फिर 010 का कोड है 010, ये रहा 010, किसका कोड है 2 का, तो यहां पर क्या बनेगा 2, क्योंकि कोड किसका है 2 का। फिर 001 है, 001 इसके ऊपर है, ठीक, ये किसका कोड था 1 का, तो क्या कोड बनेगा 1, यानी आंसर क्या होगा 321 इन ऑक्टल। दैट मींस 11010001 का बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा 321। इसका बेस 8 है क्योंकि ऑक्टल है इसीलिए 8 लिखा हुआ है। सो द आंसर इज 321। इसका आंसर क्या हो गया 321। दिस वॉज द आंसर, ए ऑप्शन आपका सही था, ए ऑप्शन आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो बेसिक कंप्यूटर्स को यूज करने वाले यूजर्स को भी पता होता है, राइट। ये कहता है विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज सीपीयू इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो होता है उसके रूप में किसका इस्तेमाल होता है। मैंने आपको कंप्यूटर के 2 पार्ट्स बताए थे, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और एक था पेरिफेरल यूनिट। पेरिफेरल यूनिट में ट्रांसमिशन के हमने कंपोनेंट्स को रखा था, जैसे बसेस थी, बसेस टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मेमोरी थी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, उसमें मैंने आपको कंट्रोल यूनिट बताया, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बताया, एंड मैंने आपको रजिस्टर्स बताए। और ये किस पर एसोसिएटेड बताए थे, तो इनका एसोसिएशन मैंने माइक्रो प्रोसेसर से करवाया था। माइक्रो प्रोसेसर इज व्हाट, नथिंग बट अ सिंगल सिलिकॉन माइक्रोचिप, सिंगल सिलिकॉन माइक्रोचिप, याद करें। यानी कि सीपीयू का एसोसिएशन किससे होता है, माइक्रो प्रोसेसर से। दैट वाज द बेसिक आंसर। इसमें तो हमें कोई रॉकेट साइंस बनानी नहीं थी, ये तो याद की हुई चीज होती है, बेसिकली याद की हुई चीज होती है। थोड़ा सा इजी हो रहा है, जूम करना थोड़ा सा क्वेश्चन पे एग्जैक्टली। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, सो द आंसर वाज ए, माइक्रो प्रोसेसर, राइट। एंड देन हम नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में आया, दैट वाज व्हाट, हाउ मेनी मेगाबाइट्स रिप्रेजेंट 1 गीगाबाइट इन बाइनरी। हाउ मेनी मेगाबाइट रिप्रेजेंट 1 गीगाबाइट इन बाइनरी। मैंने आपको बताया है कंप्यूटर में सबसे स्मॉलर फॉर्म ऑफ मेमोरी यूनिट निबल आता है।
निबल, अगर आपको याद हो। बिट्स से शुरू करते थे हम, बिट्स। बिट्स क्या होते हैं? बिट्स आर नथिंग बट 0 और 1। जब मैं बात करता हूं निबल की, तो ये निबल क्या होता था? दैट वाज 4 बिट्स। निबल वाज इक्वल टू 4 बिट्स, 1 निबल। देन बाइट आता था निबल के ऊपर, 2 निबल्स और 8 बिट्स। याद आया? फिर इन्हीं बाइट्स को 1024 बाइट्स में कन्वर्ट करता था, क्योंकि 2 का बेस चलता है तो 2 की पावर 10 होता है। आप चाहे इसे 1024 बाइट लिख लीजिए, चाहे 2 की पावर 10 बाइट्स लिख लीजिए, बात बराबर होगी। दैट वाज इक्वल टू व्हाट? 1 किलोबाइट, राइट। और इसी को अब मैं 1024 किलोबाइट में कन्वर्ट करूंगा, दैट विल बी 1 मेगाबाइट। और इसी को 1024 मेगाबाइट में कन्वर्ट करूंगा, दैट विल बी 1 केबी, किलोबाइट। हाँ है ना? इसके ऊपर फिर गीगाबाइट, ओ सॉरी केबी लिख दिया मैंने, दैट वाज गीगाबाइट। इसके ऊपर फिर गीगाबाइट। क्लियर है या नहीं है? दैट विल बी 10 टू द पावर, सॉरी 2 की पावर और आगे बढ़ती जाएगी, 1 गीगाबाइट। फिर उसके ऊपर और जगह टेराबाइट, टीबी, टेराबाइट, पिकोबाइट, उसके ऊपर पीबी, उसके ऊपर बढ़ता रहेगा इस तरीके से, राइट। जोटाबाइट, योटाबाइट, आगे चलता रहता है, जो हमने देखा है। अब यहां पर हमसे 1 मेगाबाइट के बारे में पूछा था, तो मेगाबाइट जो होता है, हाउ मेनी मेगाबाइट्स रिप्रेजेंट 1 गीगाबाइट, तो आप करोगे 1 गीगाबाइट, ये देखो ये आपके सामने आंसर देखा, 1 गीगाबाइट रिप्रेजेंट्स व्हाट? 1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट अगर आप बनाओगे तो वो मेमोरी क्या प्रेजेंट करेगी? 1 गीगाबाइट। यानी 1 जीबी लिख दो या 1024 एमबी, 1024 एमबी, बात बराबर ही है ना बेटा? बात बराबर ही है ना? सो द आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। आपका आंसर क्या था? बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। पहले पेपर को देख के यही लगा होगा कि चलो यही 5 क्वेश्चन आने, लेकिन बाद में जो पटक दिए ऊपर से रोबोटिक्स के, वो अलग था। इधर देखते हैं बेटा, द स्पेस इन विच अ रोबोट ऑपरेट्स। रोबोट ऑपरेट करता है जिस स्पेस में, उसे क्या कहा जाता है? तो दिस इज व्हाट, देखो इंपॉर्टेंटली देख लिया जाए, लाइक एनवायरमेंटल, स्पेशियल, ये तो कॉमन टर्म्स है जो हम यूज करते हैं बेसिकली भी इन द ज्योग्राफी। वर्क स्पेस इज नॉट द एग्जाम्पल, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है। जिस बच्चे का ये पेपर, उसने भी यही टिक लगाया बेचारे ने, कोई बात नहीं। दिस इज द करेक्ट आंसर, वर्क एनवेलप। रोबोट्स वर्किंग स्पेस इज कॉल्ड वर्क एनवेलप, इस बात को ध्यान रखिएगा। रोबोटिक्स में रोबोट के वर्किंग स्पेस को हम कहते हैं वर्क एनवेलप। देन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कहता है? ये सिंपल था। इफ यू आर गेटिंग सिंपल न्यूज रीडिंग, तो आप इसका आंसर पता कर सकते थे। दैट व्हाट डेट्स वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन टोक्यो? दीज वर स्टार्टेड ऑन 23rd of July to 8th of August। 8 अगस्त को ये खत्म हुए, फिर 24 अगस्त को पैरालंपिक शुरू हो गए थे, जो 5 सितंबर तक चले। यस, इसी के 1 महीने के अंतर से टोक्यो में ही हुए। तो 23 जुलाई को शुरू हुए ओलंपिक गेम्स और 8 अगस्त तक चले हैं 2021 में। 2021 में 23rd of July से 8th of August 2021 तक। ऑप्शन डी वाज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, अगला ओलंपिक कहां होगा? ये मैंने आपको क्लासेस में भी बोला है कि जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है, नॉट फॉर दिस, इवन फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट एज वेल, जैसे कि यूएनएफसीसीसी की समिट अभी ग्लासगो में हुई, COP26, अगला कहां होना है वो आपको याद रखना पड़ेगा, पिछला कहां होना है वो याद रखना पड़ेगा, इसके पहले ओलंपिक कहां हुए थे वो भी याद रखने थे, और ये वाले ओलंपिक कहां होने वो भी याद रखने थे, और अगले होंगे वो भी याद रखने। जब भी आप पढ़ते हैं ऐसी चीजों को, तो हमेशा 3 चीजें पढ़ा कीजिए, इसके पहले कहां हुआ था, अब कहां हुआ है, और अगला कहां होगा, राइट। सो 2024 वाज इन पेरिस, फ्रांस। कहां आयोजित किए जाएंगे? पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। द राइट ऑप्शन वाज ऑप्शन ए ऑफ 7, क्वेश्चन नंबर 7 इन सेट सी। ओके देन नेक्स्ट, 8th question says on which date the आरोग्य सेतु ऐप was launched by the government of India? भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप कब जारी की गई? पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा, कोविड त्रासदी आई, जो कोविड पेंडेमिक आया था, कोरोना पेंडेमिक आया था, उसके दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए और डिजिटल तकनीक के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ, आपको याद होगा आरोग्य सेतु बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और मैंने क्लास में कहा था, इसे जरूर याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो कम फ्रॉम द ई गवर्नेंस एज वेल एज फ्रॉम द करंट अफेयर्स। आरोग्य सेतु दोनों का मिक्सचर है। दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 2nd of April 2020, 2 अप्रैल 2020 को। ये सबसे ज्यादा तेजी से डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया था। 2 अप्रैल 2020 को
भारत सरकार द्वारा इसे जारी किया गया था, ध्यान रखिएगा। आरोग्य सेतु ऐप, जिसमें कोविड से संबंधित केसेस की और उससे बचाव से जुड़ी हुई आवश्यक बातों की, और फिर बाद में इसी में लिंक्ड कोविन पोर्टल लाया गया था, जिसके अंतर्गत टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की उपलब्धता और आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स को इंक्लूड किया गया था और उस पर आपको जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कहता है? ऑन विच डेट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज लॉन्च्ड? इसीलिए क्योंकि अभी हालिया तौर पर इसी वर्ष 2 महीने पहले यह पॉलिसी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ मिलकर के रिमोट का बटन दबाया था और इस योजना को लागू किया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बना जिसने इस योजना को लागू किया, सेकंड स्टेट मध्य प्रदेश बिकेम, राइट। तो ये योजना कब लागू की गई? तो ये था 26 अगस्त, ऑन 26 ऑफ अगस्त 2021, 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और इसे लागू किया है। ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ध्यान रखिए। Okay, the next question number 10. How many gold medals did the Indian team win in the Paralympics held in 2021? देखो, maximum players have received the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पैरालंपिक्स के काफी खिलाड़ियों को मिला इस बार। मैंने आप जब क्लास हम पढ़ रहे थे तब मैंने क्लास में आपको बताया भी था, अगर आपको ध्यान हो, दैट वाज 586, 586, बस ये याद कर लो, हो जाएगा काम। 586 वाज 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, ये मेडल्स थे। दीज वर द मेडल्स हियर, राइट। 586 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। 586 मैंने नंबर याद करने के लिए बोला था आपको, टोटल मिलाकर होते हैं 19, 8 5 13 6 19, 8 + 5 13 और 6 19, आंसर वाज 19, डी ऑप्शन। याद आया? ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न। ओके, नाउ वी आर कमिंग, दिस वाज व्हेन वाज चीफ मिनिस्टर कृषक उद्यमी योजना लॉन्च्ड? वैसे अगर आप देखोगे तो इसका डेट जो मिलता है वो 16 नवंबर 2017 मिलता है, यहां वर्ष 2017-18 करके दिया हुआ है। अब क्योंकि 16 और 17 तो नहीं है, क्योंकि नवंबर 17 की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? नवंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी मोस्ट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। हम एग्जैक्टली सही नहीं बोलेंगे, मोस्ट, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन 2018 से चालू हुआ। कृषक उद्यमी योजना इस उद्देश्य के साथ लागू की गई विद द ऑब्जेक्टिव कि मध्य प्रदेश में जो कृषक परिवार है, कृषक परिवार जो चाहे सामान्य जनरल कैटेगरी से आते हो और वो जो बीपीएल फैमिली से आते हो, दोनों के लिए 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की राशि, 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की राशि, अमाउंट ऑफ फ्रॉम 10 lakhs to 2 crores, इंडस्ट्रियल सेटलमेंट के लिए या स्वरोजगार में स्वयं का उद्यम शुरू करने के लिए, सेल्फ इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सरकार द्वारा एक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन उन लोगों को जो किसानों के पुत्र हैं, किसानों के बच्चे हैं, उनके लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। और 15% राशि या 15% खर्चे का व्यय सरकार अपनी तरफ से करेगी अगर किसान सामान्य परिवार से आता है। 20% यह बढ़कर हो जाएगी तब सहायता राशि जब किसान बीपीएल परिवार से आता है। तो किसानों के लिए लाई गई योजना थी, इस बात को ध्यान रखना है, राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन okay, 12th question, 12th is very confusing question because they are going to ask or they have asked the agricultural holding of Madhya Pradesh from the year 2005-2006. अब the problem was what, जिस सोर्स से क्वेश्चन उन्होंने उठाया होगा उस पर एग्जैक्टली तो मिला नहीं होगा, हालांकि 2 से 3 के बीच में ही बताई जाती है लास्ट एग्रीकल्चर होल्डिंग भी हेक्टेयर्स में, अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 से 2005 तक के अनुसार अगर आप देखो तो एग्रीकल्चरल होल्डिंग जो एग्जैक्टली मिलती है वो 2.22 हेक्टेयर्स मिलती है। कंफ्यूज करने वाले 2 ऑप्शंस थे, 2.25 हेक्टेयर, 2.22 हेक्टेयर, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं। आप बोल रहे हैं 10th में गोल्ड, ओ सॉरी,
माय मिस्टेक, मैंने उसको पूरे मेडल समझा, सॉरी बेटा। 10th क्वेश्चन में गोल्ड सिर्फ 5 थे, 586। ओके, गोल्ड वाज ओनली 5, सॉरी मेरी रीडिंग में मिस्टेक हो गई। अभी ठीक है, कौन थे? शिवम खरे, थैंक यू, आपने रिकॉल करा दिया। ओके, हम कहां थे? ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 12। सो दिस वाज 2.22 हेक्टेयर ओनली, ऑलराइट, 2.22 हेक्टेयर, बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन वाज विच डिस्ट्रिक्ट इरिगेटेड बाय बैनगंगा कैनाल इन मध्य प्रदेश। बैनगंगा नहर बैनगंगा नदी से निकलती है। बैनगंगा जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, है ना? आपको याद होगा ये सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले इससे सिंचित होते हैं मध्य प्रदेश में। दक्षिणी जिले हैं सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले सिंचित होते हैं, और बैनगंगा नदी फिर दक्षिण में जाकर गोदावरी में मिलती है। तो इसका सही आंसर बालाघाट था, और वैसे भी अगर आप देखें तो जबलपुर, मंडला और सीधी तो हो ही नहीं सकता, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दी सीधी एंड जबलपुर, तो बिल्कुल हटा ही देना था आपको पहली फुर्सत में। बालाघाट इज द करेक्ट आंसर, आंसर डी, बैनगंगा के लिए। बैनगंगा नहर बैनगंगा नदी से निकलती है, राइट? सो आंसर डी वाज करेक्ट ऑफ 13 क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 14, वी से सॉइल हेल्थ कार्ड इज रिलेटेड विद, सिविल इंजीनियर्स लोग हो, तुम लोगों को तो पता ही होना चाहिए सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या था? 2015 में भारत सरकार लाई है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। किसानों की जमीनों में जो मिट्टी है उसका सर्वेक्षण करके उन्हें उपयुक्त फर्टिलाइजर्स यानी कि जो उर्वरक हैं, सुटेबल फर्टिलाइजर्स के संबंध में बड़ी अच्छी जानकारी देना। सॉइल टेस्ट करना अकॉर्डिंग टू द सॉइल नेचर, कौन सी क्रॉप कब लगानी चाहिए उसके बारे में उनको जानकारियां उपलब्ध करवाना, और हाई यील्ड्स के बारे में उनको बताना, जो उच्च उर्वरकताएं हैं। तो ए, बी और सी तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं। 3 आर कमिंग अंडर दिस एंड द आंसर विल बी डी ऑप्शन। दैट मींस करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी सही थे। इसमें सॉइल टेस्टिंग इंक्लूड की गई है, यूज ऑफ बैलेंस फर्टिलाइजर्स के बारे में रिकमेंडेशंस फिक्स किए गए हैं, और हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी कि अकॉर्डिंग टू सॉइल नेचर किस टाइप के आपको यील्ड्स लेने चाहिए, जो उर्वरकताएं हैं उनको निर्धारित करना चाहिए, उन सब चीजों को इसमें जोड़ा गया, इसमें शामिल किया गया। सो द आंसर विल बी डी, राइट? एंड देन नेक्स्ट वी कम ऑन 15th क्वेश्चन। दिस वाज लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। मध्य प्रदेश में लोएस्ट फीमेल रेट की बात कर रहे हैं यहां पर, लोएस्ट लिटरेसी रेट। अगर आप इसमें देखो तो वैसे आंसर तो आपको पता होगा, अलीराजपुर है, 31% आती है लिटरेसी रेट। 2011 के पॉपुलेशन सेंसस से अगर आप जाकर देखो तो 2011 के पॉपुलेशन झाबुआ की लिटरेसी रेट 34.3% है। अलीराजपुर सिर्फ 31% दिखाई गई है। श्योपुर की इसमें सबसे ज्यादा थी 44.5% एंड 43.1% बड़वानी का लिटरेसी रेट। यानी आंसर आपके पास मिल गया, ये लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो फीमेल लिटरेसी रेट में लोएस्ट अलीराजपुर आपको मिल रहा है ओनली 31%, 31%, जबकि झाबुआ इससे थोड़ा सा ऊपर है, और इन चारों जिलों में सबसे ऊपर श्योपुर है 44.5%, 44.5% अकॉर्डिंग टू द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स, राइट? सो आंसर इज बी ऑफ 15th क्वेश्चन। ओके, 16th हियर। थैंक यू बेटा मयंक, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों के कमेंट्स हम लोगों को बूस्ट करते हैं ताकि हम आगे और अच्छा कर सकें। थैंक यू। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आ गया, इसके लिए मैं थोड़ा आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चले जाएंगे। अदरवाइज क्योंकि पंचायती राज तक का मामला तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली आपको बताया था, लेकिन स्टेट पॉलिटिक्स में आई वाज नॉट थिंकिंग कि वो आपको यहां तक लेके जाएंगे, राइट? तो इसके लिए बेटा सॉरी कि ये क्वेश्चन आपका इस वजह से रह गया होगा, लेकिन कॉमनली जिसने स्टडी किया होगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट है, राइट? दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट है व्हेनेवर वी आर आस्किंग द आर्टिकल्स, राइट? ये बात यहां ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था, और मध्य प्रदेश क्योंकि संविधान में हम उसको लाते नहीं ज्यादातर अक्सर, और आते भी है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित, विधानसभा की नियुक्ति से संबंधित, वो तो खैर क्लासेस में बताया ही जाता है, वो मैंने आपको जरूर लिखवाया होगा, है ना? लेकिन राज्यपाल के लिए और राज्यपाल के कार्य, ये सब चीजें अलग से मेंशन नहीं की गई। सो वी वर नॉट थिंकिंग कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, राइट? तो हम कोशिश करेंगे आगे से इसे सुधारा जा पाए। ओके, तो ये कहता है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज सेट टू असिस्टेंस एंड एडवाइज द गवर्नर।
यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री स्टेट की जो होती है, जो चीफ मिनिस्टर के अंडर, चीफ मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में काम करती है, प्रेसिडेंटशिप में काम करती है, उसका काम होता है गवर्नर को एडवाइस देना। स्टेट में जो गवर्नर होता है वो बिना चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल के एडवाइस के काम नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखिए। और ये पार्ट आपको 163 में दिया हुआ है। इसके बाद 164 में आपके चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आती है, राइट। तो 163 इज करेक्ट आर्टिकल अंडर विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री गिव द एडवाइस। दरअसल गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की अपॉइंटमेंट इसलिए करता है ताकि उसके लिए एडवाइजरी काउंसिल लाई जा सके, राइट। सो आंसर इज बी। देन वी कम टू द 17th क्वेश्चन। हम 17वें क्वेश्चन में आते हैं। 17th क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन मध्य प्रदेश। देखो बेटा, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था, फर्स्ट ऐसा स्टेट था जिसने इंडिया में पंचायती राज को अपनाया था। ये मैंने आपको बताया था क्लास में भी, को पढ़ रहे थे। एमपी बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसने 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था, फर्स्ट स्टेट था। और अडॉप्शन जो हुआ था बलवंत राय मेहता कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर। बलवंत राय मेहता कमेटी एक महत्वपूर्ण कमेटी थी दैट वाज फॉर्म्ड इन 1957। बहुत सारी समितियां पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाई गई थी उस टाइम पर, यह तय करने के लिए कि कैसी उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर फॉर्म किए जाने चाहिए, जिसमें बलवंत राय मेहता आती है, अशोक मेहता समिति आती है, राइट, JV के राव समिति आती है, मेनी अदर्स, राइट। तो बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट को अंतिम तौर से स्वीकार किया गया था, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को 3 स्तर प्रदान किए थे। और ये 3 स्तर थे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, राइट। जब हम इनकी बात करते हैं, यहां पर 3 स्तर पूछा गया है, यानी कि हम बोलेंगे 3 टियर गवर्नेंस। पंचायती राज संस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा गया। दिस वाज 3 टियर गवर्नेंस, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एंड बेटा जिला पंचायत, राइट। ये 3 स्तरों में हमने इसको डिवाइड किया था। ओके, सो द आंसर इज बी ऑफ द 17th क्वेश्चन। योर 17th क्वेश्चन इज बी आंसर। हियर क्वेश्चन नंबर 18 कम्स। आगे अगला प्रश्न नंबर 18 आता है। वेरी गुड मयंक, तुम्हारा भी पेपर अच्छा गया मुझे लग रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 18 क्या बताती है? द स्कीम वन स्टॉप सेंटर सखी इज रिलेटेड विद। ओके, ये भी हमने पढ़ा था। द स्कीम वन स्टॉप सेंटर सखी इज रिलेटेड विद, आपको क्या तय करना था? प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू विमेन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, प्रोवाइडिंग राशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। दरअसल सरकार का सखी योजना के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था बेटा, वो ये था कि जो डोमेस्टिक वायलेंसेस हैं या द फोर्सफुल एक्ट्स आर डन अगेंस्ट द वीमेन, कि जो महिलाएं हैं उनके विरुद्ध जो बाध्यकारी काम किए जा रहे हैं, फोर्सफुल एक्शंस किए जा रहे हैं अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छाओं के विरुद्ध, तो उन पर लगाम लगाना और महिलाओं को एक वन स्टॉप हेल्प सेंटर डेवलप करके देना। सो द आंसर वाज ए, दैट प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू विमेन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, राइट। ये महत्वपूर्ण था इसमें इनके ऑप्शंस के मुताबिक। देन क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19, दैट वाज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज। मध्य प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां मिलती है? मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी भोपाल में है। अगर आप देखें 854% पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको मिल जाते हैं, लेकिन डिंडोरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे कम है ये 94%, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मध्य प्रदेश में सबसे कम है। ऑप्शन सी डिंडोरी। और यहां पर आपका जो फैक्ट है वो मैंने वहां लिखा हुआ है, हाईएस्ट भोपाल की रही है, ध्यान रखिएगा। ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार है। ओके, देन वी आर कमिंग to the next question, that is question number 20. Arrange the following districts of Madhya Pradesh in descending order of sex ratio and select the correct answer from below quotes. बेटा ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था जो आया था,
और इन्होंने आपको इसमें फंसाने की कोशिश की अच्छे से। देखो जरा, हमें यह पता है कि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशो, लिंगानुपात सबसे कम भिंड जिले में आया 2011 के अनुसार जनगणना में, भिंड डिस्ट्रिक्ट। मैक्सिमम आया बालाघाट में, और बालाघाट में सेक्स रेशो बिल्कुल उलट था, 1021, 1021। याद करो। अब क्योंकि बालाघाट, तो क्योंकि ये बोल रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो, यानी घटता हुआ क्रम बनाना है, दैट मींस पहले सबसे ज्यादा और फिर उसके बाद, तो आपको वैसे ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके ऑप्शंस देखें, जो कोड्स दिए गए हैं वो कोड्स क्या है। बालाघाट क्योंकि फोर्थ ऑप्शन पर आ रहा है, और फोर्थ ऑप्शन पहले ऑर्डर पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, दैट इज बी। दैट मींस बालाघाट, उसके बाद आपका अलीराजपुर, फिर मंडला और बाद में डिंडोरी। दिस इज द सेम ऑर्डर, यानी आंसर तो आपका पहले से खत्म हो जाता है ना। अगर आप इस क्वेश्चन में इतना भी जानते थे तो उससे इस क्वेश्चन को सब आप सही कर सकते थे कि ऑप्शन बी सही है। सो ऑप्शन बी इज वेरी करेक्ट हियर, राइट। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कोर्ट्स के आते हैं, इन क्वेश्चंस ये वैसे यूपीएससी के पैटर्न में पहले आते थे, एमपीपीएससी में आज आपके पेपर में तो मैं पहली बार ही देख रहा हूं। बाकी अभी तो खैर सिविल सर्विसेज वाले एमपीपीएससी में बदलाव लाए गए थे, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पिछले 3 साल से लगातार आ ही रहे हैं। 2018, 19 और 20 वाले पेपर में भी दिखाई दिए। तो अब आपके में भी शायद इस वजह से उन्होंने वो चेंज करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं पहली बार का चेंज बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, तो इस मामले में वो थोड़ा सा रियायत देते हैं। ओके, हियर वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बुंदेली राइटर? जो बुंदेलखंड से संबंध नहीं रखता। मैंने आपको बताया था जगनिक बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण भजन लिखने वाले एक साहित्यकार माने गए हैं, जगनिक। देन ईसुरी की फागें आपने पढ़ा, सॉरी आपने सुना होगा इनके भक्ति गीतों का नाम, ईसुरी की फागें, राइट। तो ईसुरी बहुत इंपॉर्टेंट रहे यहां पर। एंड देन आपका बीच में बी ऑप्शन आता है महाराज विश्वनाथ सिंह, राइट। एंड तीसरा है गंगाधर व्यास। तो गंगाधर व्यास बेटा जो है वो आते हैं बुंदेलखंड से ही, ध्यान रखिएगा। लेकिन महाराज विश्वनाथ सिंह जो हैं वो बघेलखंड से आते हैं, ना कि बुंदेलखंड से। सो महाराज विश्वनाथ सिंह इज अ करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 21। देन क्वेश्चन 22, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या कहता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जागेश्वरी फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड? अशोकनगर जिले में एक तहसील आती है चंदेरी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। चंदेरी में एक टेंपल है, यहां पर कई श्रद्धालु जागेश्वरी देवी को पूजते हैं। इसी टेंपल के साथ यहां पर एक फेयर लगता है, जिस फेयर को हम जागेश्वरी फेयर कहते हैं। और चंदेरी का जिला कौन सा लगता है? अशोकनगर, जिसे गुना से अलग किया गया था। चंदेरी का जिला कौन सा लगता है? अशोकनगर। चंदेरी वही जो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन क्या होगा सही? बी ऑप्शन सही होगा इसमें, क्वेश्चन 22 का। ओके, क्वेश्चन 23, 23वां, ये बुंदेला रेवेलियन से संबंधित है बेटा। चंद्रपुर के महाराज और नरहूत के महाराज, दो इसके सबसे बड़े नायक रहे थे इस विद्रोह के। यहां पर हम बात करते हैं बुंदेला रेवेलियन की। ये जो बुंदेला रेवेलियन हुआ था ना, दरअसल वैसे देखा जाए तो संयुक्त, यानी ज्वाइंट एफर्ट शो करने वाला, लार्ज स्केल पर होने वाला रेवेलियन ब्रिटिश के अगेंस्ट पहला इसी को माना जाना चाहिए। 1842 में हुआ, 1842 में। दरअसल ये उस समय पर ब्रिटिश की जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज थी, यानी कि भूमि को कब्जा करने की जो नीतियां थी, उनके अगेंस्ट किया गया था। कुछ आप लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जैसा मान सकते हो। वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही था राज्य हड़प का सिद्धांत। पहला, जो जमींदार होते थे, जो मालगुजार होते थे, या जो स्थानीय राजा होते थे, जिन्होंने अंग्रेजों को लगान देकर उनके साथ सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि की थी, उन लोगों पर अंग्रेजों की भूख इतनी बढ़ गई कि वो अब इनसे ज्यादा लगान मांग रहे थे। जमींदारों और मालगुजार जो राजा के वफादार थे, उनको अब उनके कार्यालय, उनके पद से बेदखल किया जा रहा था। दे वर डिसमिस्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस, देयर राइट्स, देयर ऑल, आप बोल सकते हैं उनके पूरे जो अधिकार थे उनसे उनको बेदखल कर दिया गया। जब ऐसा ही कुछ बुंदेलखंड में सागर के उत्तर, जो सागर डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके उत्तर में आने वाली एक रियासत नरहूत थी। उस नरहूत के महाराजा थे मधुकर शाह। मधुकर शाह के साथ किया गया, तो मधुकर शाह ने इनके खिलाफ बिगुल बजा दिया।
तत्कालीन समय पर अंग्रेज न्यायालय के द्वारा यानी ब्रिटिश कोर्ट जो था उसके द्वारा एक आदेश पारित किया गया, दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म ऑफ द रेवेन्यू, भूमि से आने वाले राजस्व के सुधार से संबंधित था। मधुकर शाह ने इसका विरोध करते हुए हिंसक गतिविधियां शुरू की और नरहूत के आसपास, चंद्रपुर के आसपास, सागर जिले के आसपास, ये नरसिंहपुर तक फैला, बाद में जाकर के इन क्षेत्रों में कई सारे अंग्रेज पुलिस वालों और अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। ये संग्राम धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने लगा और कई जगहों के लोग इससे जुड़ने लग गए। जब ब्रिटिश को इस बात का बहुत ज्यादा डर लगने लगा तो फाइनली अंततः एक फोर्सफुल इवेंट के दौरान 1845 ईस्वी में मधुकर शाह को अरेस्ट कर लिया गया था और 1845 में उन्हें अरेस्ट करके सागर के ही जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। ये सार्वजनिक फांसी थी, पब्लिक हैंगिंग, ध्यान रखिएगा। मधुकर शाह को जब फांसी दी गई, ये बिल्कुल वैसे ही कुछ मान सकते हो जैसा आप शंकर शाह और रघुनाथ शाह के लिए देखते हो। शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो जबलपुर के महत्वपूर्ण गोंड शासक थे, गोंड वंशावली में अंतिम वही रहे जो वीर गति को प्राप्त हुए। इसी तरीके से मधुकर शाह एक पब्लिक हैंगिंग में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये पूछता है विच रेवोल्यूशनरी वाज हैंग्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द बुंदेला रेवेलियन, तो दैट वाज मधुकर शाह इन 1845। और इसी फिर 1845 के स्वतंत्रता संग्राम, या बोल सकते हो कि अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव इंडिया का इंडिपेंडेंस नहीं था बेटा, राइट, इसलिए इसको रेवेलियन बोला जाता है, सिर्फ विद्रोह दिया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम का नाम इसलिए नहीं दिया जाता, फ्रीडम मूवमेंट का नाम इसलिए नहीं दिया जाता। ब्रिटिश की पॉलिसीज के अगेंस्ट ये हुआ था, ना कि ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट ये हुआ था। 1845 में इसी ने 1857 की क्रांति, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ बाद में, उसके लिए एक फंडामेंटल बेस तैयार किया, आधार भूमिका तैयार की। तो ऑप्शन ए इज वेरी करेक्ट फॉर आर्टिकल, सॉरी, क्वेश्चन 23, प्रश्न 23 के लिए आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। देन क्वेश्चन 24 आता है आपके सामने। क्वेश्चन 24 को अगर आप देखोगे तो ये पूछता है, अकॉर्डिंग टू द बेगा ट्रेडिशन हु वाज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स? मोस्टली ऑफ द बुक्स रिटन ऑन द मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और एमपी जीके हैज नॉट मेंशन्ड सो फॉर, नॉट इवन इन आवर नोट्स एज वेल, दिस क्वेश्चन वाज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। लेकिन अगर आप बैगा ट्राइब पर, क्योंकि बैगा ट्राइब देखा जाए तो ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में भी एक अल्पसंख्यक जनजाति है और बैगा पर क्वेश्चन आना ये जरूरी भी है, बैगा पर आना भी चाहिए, लेकिन इतना रेयर आ जाएगा वो हमने नहीं सोचा। बैगा एक अल्पसंख्यक जनजाति है, अल्पसंख्यक नहीं, माइनॉरिटी ट्राइब, इसलिए भारत ने इसे विशेष पिछड़ी जनजातियों, भारत सरकार ने इसे विशेष पिछड़ी जनजातियों में वर्गीकृत किया है। मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया तीनों विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं और उनमें से एक ही है बैगा। बैगा बहुत महत्वपूर्ण है और गोंडों से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि दीज आर कंसिडर्ड द फॉलोअर ऑफ द गोंड्स। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, इंडिया लार्जेस्ट ट्राइब के फॉलोअर्स माने जाते हैं बैगाज, राइट। बैगाज को क्या माना जाता है? इनका फॉलोअर माना जाता है बेटा, ऑलराइट। सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, जब हम इसकी बात करते हैं तो इस पर जो सबसे ज्यादा अच्छा आपको मैं बताऊं रिसोर्स मिलता है, तो वो रिसोर्स आपको सिर्फ एक वेरियर एल्विन जो है, वेरियर एल्विन बुक मिलती है जिसका नाम है द बैगा। लेखक बैरियर एल्विन ने बैगा जनजाति पर एक, ये बहुत बड़े मानववादी रहे हैं और कई सारी जनजातियों के अध्ययन में इन्होंने बैगाओं के ऊपर जो अपना अध्ययन किया उसे एक बुक में संकलित करवाया, दैट वाज नेम्ड द बैगा। में आप जाएं तो द बैगा के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि बैगाज की अपनी मान्यता ये है कि धरती पर सबसे पहले अगर कोई जन्मा है तो वो बैगा थी। आप ये वैसे बोल सकते हो जैसे आदम और हवा की कहानी, उसी तरीके से नंगा बैगा और नंगी बैगिन की कहानी, दो कहानियां आपको मिलती हैं, राइट। तो बैगा और बैगिन की कहानियों से फिर ये सबसे पहले उपजे, मतलब इनका जन्म हुआ, दे वर बोर्न। बैरियर एल्विन यहां लिखते हैं कि धरती माता और ठाकुर देव, दो लोगों का वर्णन किया है। धरती माता और ठाकुर देव के बारे में गोंड और बैगा फॉलोअर्स की मान्यता यह है दैट दे हैव क्रिएटेड द होल वर्ल्ड, दे हैव क्रिएटेड द होल वर्ल्ड, दैट मींस एग्जैक्टली द धरती माता, दैट उसको। लेकिन इनकी एक मान्यता के अनुसार देवता ब्रह्मा जो है उन्होंने नंगा बैगा को जन्म दिया। नंगा बैगा जो इनके पित्र माने जा सकते हैं, संस्थापक, जहां से फिर बैगा ट्राइब आई है, उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा ने की है। लेकिन यहां ऑप्शन आपको ठाकुर देव दिया हुआ है। हालांकि हिंदू देवी देवताओं को बैगाओं ने पूजा, नंगा बैगा और नंगे बैगिन द्वारा जो इनकी परंपराएं शुरू की गई और एक नया धर्म शुरू किया गया, वो बाद में हिंदू धर्म में मर्ज हो गया। तो बैगा, ठाकुर देव, बूढ़ा देव जैसे अपने देवताओं को तो पूछते ही है। साल इनका प्रमुख सबसे पवित्र वृक्ष होता है, क्योंकि ये मानते हैं इनके प्रमुख देवता साल वृक्ष पर निवास करते हैं, जो मैंने आपको बताया। उस आधार पर देखा जाए तो आप इसका आंसर क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर ए।
राइट, ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन 24 बेटा, है ना। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन 25 हियर कम्स, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। दे आर आस्किंग दैट द फेमस आर्टिस्ट अन्ना साहेब रघुनाथ के फड़के इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि ये 20 में तो करंट अफेयर में रहे थे, एक जगह इनका नाम आया था समाचार में, इस वजह से मान सकता हूं 2021 में पूछने का हो सकता है, शायद इतने टाइम से पेपर नहीं करवाए तो बोले जितनी बची हुई चीज है वो पूरी की पूरी उड़ेल देंगे हम सारे के सारे साल, और वैसे भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कुछ भी कर सकता है ना, सब कुछ मुमकिन है। तो रघुनाथ कृष्ण फड़के के बारे में इन्होंने पूछा है। रघुनाथ कृष्ण फड़के एक बहुत बड़े स्कल्पचर आर्टिस्ट थे बेटा, शिल्पकार, मूर्तिकार, सॉरी मूर्तिकार, शिल्पकार या मूर्तिकार। इनकी बनाई हुई मूर्तियां भारत के कई स्थानों की शोभा बढ़ाती हैं। वैसे ये महाराष्ट्र से संबंधित रहे थे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो रघुनाथ कृष्ण फड़के थे उनकी कला से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के जो धार जिला था, उस धार जिले के महाराजा ने इन्हें मध्य प्रदेश में यानी धार में आमंत्रित किया था। ही कॉल्ड हिम, इनवाइटेड हिम टू धार, इनकी कला के प्रदर्शन के लिए और उनकी दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए। तब रघुनाथ कृष्ण फड़के मध्य प्रदेश में आए और ऐसे इनका मध्य प्रदेश से कनेक्शन बना। आज अगर आप इनके स्कल्पचर आर्ट्स की बात करोगे तो इनके स्कल्पचर्स आपको मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, मध्य प्रदेश के देवास जिले में, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में देखने को मिलते हैं। राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट द धार, तो यहां पर फड़के म्यूजियम भी है जहां पर इनकी कलाओं को संग्रहित करके रखा गया है। ये फड़के म्यूजियम धार जिले में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फड़के संग्रहालय के नाम से जाना जाता है और ये फड़के संग्रहालय धार जिले में आता है बेटा। कहां आता है ये फड़के संग्रहालय? ये फड़के संग्रहालय धार जिले में आता है। राइट, इन्हें इनकी कलाओं के लिए उत्कृष्टता का एक सम्मान भी दिया गया। 1961 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ही वॉज गिवन द पद्मश्री अवार्ड, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। So this was correct. Option was A for question number 25. प्रश्न संख्या 25 के लिए विकल्प ए बिल्कुल सही है कि अन्ना साहेब रघुनाथ के फड़के was associated to sculpture art. स्कल्पचर आर्ट से एसोसिएटेड रहे। राइट, चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या कहता है यहां? इन विच ईयर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड? दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? दिल्ली में साई की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1984। इसके संबंध में मैंने आपको बताया है, हमने क्लासेस में इसको अच्छे से डिस्कस किया था। इसकी स्थापना का वर्ष भी हमने देखा और इसके रीजनल सेंटर्स जहां बनाए गए उसमें मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का शहर भोपाल भी उनमें से एक है जहां इसका क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया है, रीजनल सेंटर तैयार किया गया है। सो ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट फॉर साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1984 1984 में इसकी स्थापना हुई, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। हम 27वें क्वेश्चन पर आ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, मैंने आपको बताया था कुछ योजनाओं के नाम मैंने आपको क्लास में बोल दिए थे कि ये तो भैया हमको याद करके जाने ही है, बिना इनको याद किए तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन पक्का है। जिसमें मैंने सबसे पहला आपको वजन दिया था वो संबल पर था। भगवान जाने संबल क्यों नहीं पूछी, 2007 की परियोजना ये आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी तक वैध तो है। संबल बताई थी, लाडली लक्ष्मी मैंने आपको बताई थी, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको बोला था कि इनको ध्यान रखना। बाकी संबल में बहुत सारी स्कीम्स जुड़ गई थी, इसलिए मैंने संबल को आपको इसलिए इंपॉर्टेंटली बोला था कि इसको पढ़कर जाइए। 1 अप्रैल 2007 वो तारीख है जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। इस दिन से ये योजना प्रभावी मानी गई थी मध्य प्रदेश में। राइट, योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लिंगानुपात को बढ़ाना सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया था। सेक्स रेशियो को इंक्रीज करना सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया था, जिसके अंतर्गत कन्या के जन्म के बाद 5 वर्षों तक 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फॉर 5 ईयर्स 5 वर्षों तक दिए जाने की बात की गई थी। जिसके बाद ये कहा गया था कि आगे का जो राशि होगी वो फिर आगे बढ़ाई जाती रहेगी। जो राशि होगी 2,000 रुपए, जो कि प्राइमरी में एडमिशन, सॉरी 6th स्टैंडर्ड 6वीं क्लास में एडमिशन पर मिलेगी। देन 4,000 रुपीज 9th स्टैंडर्ड 9th क्लास में एडमिशन पर मिलेगी। 6,000 रुपीज 11th स्टैंडर्ड पर एडमिशन पर मिलेगी। 6,000 रुपीज 12th स्टैंडर्ड पर एडमिशन में मिलेगी बच्ची को, यानी कि जो कन्या होगी उसे मिलेगी। और 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद
अगर कन्या को पढ़ाया जाता है तो 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर मध्य प्रदेश सरकार उसे 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है कुल मिलाकर के, राइट। तो ये कंट्रीब्यूशन था जो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कन्याओं के जन्म को बढ़ाने, उनको समाज में स्वीकार्यता दिलाने और मध्य प्रदेश के लिंगानुपात में बढ़ोतरी दर्ज कराने के उद्देश्य से लाई गई थी। तो इसका सही विकल्प है बी ऑप्शन। द बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2007। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर्स विमेन एम्पावरमेंट स्कीम स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? बाकी सब डेट से पूछी, ये नहीं पूछी। पता है क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की शासन की वेबसाइट पर भी सिर्फ सितंबर 2013 लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो। विमेन एम्पावरमेंट स्कीम नारी सशक्तता के लिए लाया गया था। इसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस को तो रखा ही गया, नारी शिक्षा को प्रसार देना, नारी को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए समाज में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करना इसके उद्देश्यों के अंतर्गत लाया गया। ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट, सितंबर 2013। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर सी है। देन क्वेश्चन नंबर 29, ओके, दिस इज डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। रीजन मैं आपको अभी बताता हूं। फ्रॉम विच डेट द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल हैज टेकन ओवर चार्ज? ओके, दैट वाज द इंसिडेंट ऑफ द ईयर 2021। ये वर्ष 2021 का है। आनंदीबेन पटेल को प्रतिस्थापित किया जब उनके पास मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार था। उसके बाद मोस्ट सुटेबल डेट वैसे 8 जुलाई है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने इनकी नियुक्ति संबंधी आदेश 6 जुलाई 2021 को लागू कर दिए और ये इसी डेट से राज्यपाल का पदभार ग्रहण करते हैं। सही बात तो यह है कि ही वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑन 6 जुलाई 2021। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट वो लाते भी हैं तो 8 जुलाई लाएंगे, इसके आसपास की तारीख आपको मिल रही है। वैसे 6 जुलाई को इनकी नियुक्ति हुई है, 6 जुलाई 2021 को, ये ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 30, इन विच फेमस प्लेस ज्योतिर्लिंग महेश्वर इज सिचुएटेड? सॉरी, महेश्वर नहीं, ममलेश्वर इज सिचुएटेड, सॉरी, फिर मैंने गलत पढ़ लिया। ममलेश्वर इज सिचुएटेड कि मध्य प्रदेश में कहां प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से आता है इंडिया के, ममलेश्वर स्थित है। तो आप कहेंगे ओमकारेश्वर में, क्योंकि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक साथ ही नाम लिए जाते हैं। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, नर्मदा नदी के इस ओर ममलेश्वर मंदिर है और उस ओर ओमकारेश्वर का मंदिर है, ध्यान रखिएगा। तो ममलेश्वर ओमकारेश्वर में ही आता है। क्वेश्चन 30 ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन अगला, ओके, फिर ये रोबोटिक्स ने हमें घेर लिया आकर के पेपर में इस बीच। तो ये कहता है नंबर ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन रोबोट इज कॉल्ड। किसी रोबोट में जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स लाइक आप किसी भी रोबोट पर चले जाओ, सिंगल व्हील रोबोट्स, मल्टी व्हील रोबोट्स, राइट, या रोबोट्स विद लेग्स जिसके पास पांव हो, हाथ हो, ह्यूमन रोबोट्स की बात कर लो। नंबर ऑफ जॉइंट्स जहां से रोबोट अपनी मोटर एक्टिविटीज कर सकता है, मोटर एक्टिविटीज मूवमेंट कर सकता है, तो उन्हें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। ना ही डिग्री ऑफ जॉइंट्स, ना ही डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस और ना ही डिग्री ऑफ मूवमेंट, इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट फॉर द रोबोटिक्स। द मूवेबल जॉइंट्स इन रोबोट्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 31, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 32 says to you the technique to verify message integrity is known as मैसेज इंटीग्रिटी। जब हम किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रांसफर करते हैं किसी को, तो वो मैसेज अगर एक इनसिक्योर चैनल से हो रहा है ट्रांसफर, किस बेटा? अगर वो मैसेज इनसिक्योर चैनल ट्रांसफर हो रहा है, तो उस इनसिक्योर चैनल से मैसेज ट्रांसफर होने की कंडीशन में इस मैसेज इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने की जरूरत होती है और इसे करने का काम मैसेज डाइजेस्ट करता है। सॉरी, इस प्रोसेस को हम मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं, इस वेरिफिकेशन को हम कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट। जब हम इनसिक्योर चैनल से कोई मैसेज ट्रांसफर करते हैं तो उस मैसेज की इंटीग्रिटी वेरीफाई करनी होती है, इस वेरिफिकेशन को हम कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट। मैसेज डाइजेस्ट, ध्यान रखिएगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट फॉर क्वेश्चन 32। अगला क्वेश्चन 33,
It says that which program is a software program that filters all the data coming through the internet. Antivirus, cookies, malware and fireware, these all are the examples of the software. एंटीवायरस के बारे में आप जानते हैं, कंप्यूटर को वायरस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है. कुकीज, जब आप वेब ब्राउजर पर बार बार कोई चीज सर्च करना चाहते हैं तो जो वेब सर्वर होता है वो आपके लिए सर्वर पर एक रिजर्व स्पेस बना देता है जिसे हम कहते हैं वेब कुकीज. एंड देन आफ्टर मैलवेयर आता है. मैलवेयर इज अ टाइप ऑफ वायरस, आप बोल सकते हो एक वॉर्म का टाइप है कंप्यूटर के लिए जो आपके कंप्यूटर में ऑथेंटिक डेटा को खत्म करता है. इससे सिक्योरिटी फायरवॉल प्रोवाइड करवाता है. अब ये बोल रहा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स यानी कि आपके लिए अच्छा होगा, यानी कि फिल्टर्स द डेटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट. कहने का मतलब है अगर आप किसी इंटरनेट पर जुड़े हुए हैं, आपका कंप्यूटर इंटरनेट पर जुड़ा हुआ है और कोई और यूजर आपके कंप्यूटर में सेंध लगाने की कोशिश करता है, अनऑथेंटिकेशन के साथ आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करता है जबकि वो उसको एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो फायरवॉल एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो आपके कंप्यूटर में आने वाले अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस को रोक देता है. इसीलिए इंटरनेट यूज करते समय फायरवॉल को हमेशा ऑन रखना चाहिए अपने. राइट, सो ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट फॉर क्वेश्चन 33. प्रश्न संख्या 33 के लिए आपका विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, फायरवॉल. राइट, ओके. देन 34th, 34वां ई गवर्नेंस प्लान जो सरकार लाई है उसके संबंध में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेटा होस्टिंग एंड कनेक्टिविटी आर. इन्होंने पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स क्या होती हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में फॉर एप्लीकेशन एंड डेटा होस्टिंग. जब आप डेटा होस्टिंग कर रहे हो, डेटा एप्लीकेशंस पर वर्क कर रहे हो एंड कनेक्टिविटी चाहिए जब आपको, तो आपको क्या करना होगा. पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें एसडीसी दिया हुआ है, बिल्कुल ई गवर्नेंस प्लान में इसकी जरूरत होती है. दिस इज स्टेट डेटा सेंटर. स्टेट डेटा सेंटर इज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर requirement. Then SWAN, SWAN, it stands for State Wide Area Network. देखो कनेक्टिविटी बिना स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के आप नहीं ला सकते. राइट, वहीं यही ऑप्शंस दोनों जरूरी हैं, ESDG इसमें जरूरी नहीं होता. SWAN यहां जरूरी था, SDC इसमें जरूरी था, लेकिन NIC नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर इसमें जरूरी नहीं था. वहीं अगर आप बात करो ऑप्शन सी की, तो SWAN यानी कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, देन SDLC. SDLC is software development life cycle. This is what? Software development life cycle, right? और ये तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क था. एंड देन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस. इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस ये जरूरी है. किसके लिए बेटा? एप्लीकेशन, डेटा होस्ट करने के लिए और कनेक्टिविटी के लिए. इन तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है. अब क्योंकि ये एसडीसी और स्वान तो दिए थे, ओके है, लेकिन एसडीएलसी भी है. इसमें तीनों के तीनों सही हैं, जबकि इन दोनों में ये तीनों के तीनों एग्जैक्टली सही नहीं है. ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट फॉर यू. स्वान, एसडीएलसी एंड एनआईएसजी. ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 34. ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे. 35. ओके, दिस सेज दैट द स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज. साइबर सिक्योरिटी का स्कोप क्या है, मतलब किन किन क्षेत्रों में, किन किन फील्ड्स में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है. तो ये कहता है वल्नरेबिलिटी रिडक्शन. यस, ऑन द नेटवर्क टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं, वो वल्नरेबिलिटीज जो आपके नेटवर्क को, आपके सिस्टम को इफेक्ट करती हैं, उनको रिड्यूस करना साइबर सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट गोल है. देन इंसिडेंट रिस्पॉन्स. यस, ऑन द इंसिडेंट रिस्पॉन्ड करना साइबर सिक्योरिटी का एक गोल है. ऑन द नेटवर्क रिकवरी पॉलिसी. यस, व्हेन एनी काइंड ऑफ डेटा और मेनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमसे छूट चुकी है और वी लॉस्ट इट, उसे रिकवर करने का काम भी, उस सिक्योरिटी को, उस प्रोटोकॉल को रिकवर करने का काम भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर है. दैट मींस आंसर इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. ऑल ऑफ द अबव. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. डी ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 35. देन वी कम क्वेश्चन 36. अभी हम क्वेश्चन 36 पर आएंगे मेरे भाई. चलो, ये क्या कहता है? इट सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज नॉट एसोसिएटेड इन निमाड़ और निमाड़ी फोक डांस. निमाड़ के जितने भी लोक नृत्य यानी फोक डांसेस हैं, दे एक्चुअली हैव बीन कम फ्रॉम राजस्थान. ज्यादातर राजस्थान में होते हैं. जैसे काठी की आप बात करो, गणगौर की आप बात करो, राइट, फेफरिया भी. तो तीन ऑप्शन तो आपको मिलते हैं. निमाड़ में गणगौर होता है, काठी होता है, फेफरिया, लेकिन राई नहीं होता बेटा. राई बुंदेलखंड का है.
राई मैंने आपको बताया भी था क्लास में, याद करो, राई बुंदेलखंडी लोग राई बगरा देते हैं थोड़ी थोड़ी सी बात पे, मिले हो कभी? बघेलखंडी रसिया होते हैं और बुंदेलखंडी राई फैला देते हैं, मैंने आपको बताया भी था अगर आपको याद हो तो। सो द आंसर इज बी, बी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, बी ऑप्शन राई फॉर क्वेश्चन नंबर 36। राई निमाड़ में नहीं होता, बुंदेलखंड में होता है राई। एंड देन क्वेश्चन नंबर 37 कम्स टू, ये भी आपका एमपी के कल्चर से ही आया, एंड कल्चर इज व्हाट, आर्टिकल 30 सॉरी क्वेश्चन 37 इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फोक ड्रामा ऑफ मालवा। लोक नाट्य के बारे में, पहले लोक नृत्य के बारे में पूछा है, अब लोक नाट्य के बारे में, फोक ड्रामा के बारे में, राइट। ये तो भैया स्टेट है, स्टेट थिएटर माना जाता है, स्टेट ड्रामा माना जाता है, मध्य प्रदेश का राज्य लोक नाट्य है जिसको माच नाम दिया जाता है, मालवा में होता है माच। छाहोर बुंदेलखंड में होता है, हिंगोला राजस्थान की परंपरा है, मनसुख नहीं है कुछ, हिंगोला राजस्थान की, छाहोर सॉरी बघेलखंड की परंपरा है, बघेलखंड का प्रमुख नाट्य है छाहोर। माच इज ऑफ मालवा, सो द आंसर इज माच, करेक्ट आंसर इज माच, माच आपका बिल्कुल सही आंसर है, मालवा में माच होता है। ये आप ही के पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है, इसी एमपीपीएससी एई में ही, इसके ठीक पहले जो लास्ट पेपर हुआ था ना आपका, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसमें सीधे पूछ लिया गया था कि माच कहां का प्रसिद्ध नाट्य है। ओके 38, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बघेलखंड। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए कारुष, महिष्मती, तीरभुक्ति और शुक्तिमती। देखो बेटा, महिष्मती आज महेश्वर जो है उसका नाम है, ठीक है। तीरभुक्ति, तीरभुक्ति ये बिहार में आता है, राइट। शुक्तिमती, शुक्तिमती जो है वो इसके किनारे पर चेडी राज्य था, चेडी, चेडी महाजनपद, बहुत पहले के समय में। केन नदी का नाम एक शुक्तिमती नदी भी माना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, केन नदी का नाम शुक्तिमती नदी भी माना गया। चेडी जो है वो आज का छतरपुर एंड पन्ना के यहां आने वाला क्षेत्र माना जाता था। तो बचा हुआ ऑप्शन कारुष, दैट वाज बघेलखंड। वैसे सीधी जिला जो आपको दिखाई देता है ना, उसे कारुष कहते थे, वहीं पर कारुष भूमि आती थी, मुख्य रूप से कारुष भूमि वहीं आती थी। सो ऑप्शन ए इज वेरी करेक्ट। आपके लिए विकल्प संख्या 1 कारुष बिल्कुल सही विकल्प संख्या है, कारुष। ओके देन वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 1182-83 के लगभग की घटना है, जब महोबा के प्रसिद्ध आप बोल सकते हो महोबा के प्रसिद्ध जो सेना नायक थे, उनकी जोड़ी आला और उदल की जो जोड़ी थी, आला उदल, और यहां इनकी संतान इंदल, इंदल इंदल भी इनमें नाम प्रमुख है, इंदल, आला उदल और इंदल, लेकिन मुख्य रूप से आला और उदल को महत्वपूर्ण माना जाता है कि किस किस अभियान के दौरान इनकी जान चली गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, राय पिथौड़ा पृथ्वीराज चौहान, इन्हें राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता था, राय पिथौड़ा, पृथ्वीराज चौहान इनका नाम था, इन्हें राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता था, राय पिथौड़ा, राइट। इनके आक्रमण के समय आला और उदल जो थे वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, महोबा के सेनापति थे। आपने कई सेनापतियों की जोड़ी सुनी होगी, जैसे गोरा और बादल, जयमल और पत्ता, उसी तरीके से आला और उदल महोबा के थे। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 40वां प्रश्न आपके सामने आता है, ये एमपी के आर्ट साइड से आता है, लिटरेचर से। Which of the following is not a composition of पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। होशंगाबाद जिले में गांव आता है बिजूरी, जो आपने शायद नहीं पढ़ पाया होगा, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी वहीं से जन्मे हैं, इसीलिए बिजूरी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना, इनका लेख रहा है। हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी, युग चरण माता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी, आपको पता होगा, भारतीय साहित्य की आत्मा कहे जाते हैं। रसिक प्रिया इनकी नहीं है, रसिक प्रिया आचार्य केशव की रचना है बेटा, आचार्य केशव की रचना है, यह आपको ध्यान होगा, मैंने आपको लिखवाया था, रसिक प्रिया इज द लिटरेचर ऑफ आचार्य केशव। सो ऑप्शन डी वाज वेरी करेक्ट, आपको ध्यान रखना था, रसिक प्रिया सही नहीं है, ये माखनलाल चतुर्वेदी का कंपोजिशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, रसिक प्रिया इज नॉट द कंपोजिशन ऑफ माखनलाल चतुर्वेदी, राइट। चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न संख्या 41 क्या कहती है? मलाजखंड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने, मलाजखंड बालाघाट जिले में तांबा निकालने की एक महत्वपूर्ण माइन है, यानी कि एक खनन क्षेत्र है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। वैसे मैग्नीज कॉपर बॉक्साइट बालाघाट शीर्ष क्रम में आता है देखा जाए तो।
तो कॉपर, कॉपर यानी तांबा, तांबा से जुड़ी हुई है, तांबा उत्खनन करती है मलाजखंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर यू, मलाजखंड बालाघाट जिले में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, 42वां प्रश्न आता है। ये क्या कह रहा है? इट सेज दैट बाण सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। शहडोल और रीवा का कॉन्फ्लिक्ट क्लास में हमारे सामने हुआ था, याद करो सब लोग। बाण सागर प्रोजेक्ट, बाण सागर जो रीवा में जन्मे थे बाण भट्ट, उनके नाम पर इस परियोजना को नाम दिया गया है, बाण भट्ट, जो कि मध्यकालीन शताब्दियों में ईस्वी की शताब्दियों में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के प्रमुख राजकवि थे। वो बाणभट्ट रीवा में जन्मे। सोन नदी रीवा और शहडोल से निकलती है। शहडोल में, एग्जैक्टली शहडोल में यह परियोजना यानी कि यह बांध निर्मित किया गया है, ध्यान रखिएगा। सो द आंसर इज सी, सोन नदी, सोन नदी पर आती है बाण सागर परियोजना। ये हमने देखा था उस टाइम पर, ये कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था हमारे साथ क्लास में, याद करें आप। चलिए अगले पार्ट पर जाएंगे, अगले पार्ट पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न। इन मध्य प्रदेश which of the following resources has the highest established capacity among the non conventional resource of energy? non conventional या renewable, गैर आप बोल सकते हो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी और द एनर्जी फ्रॉम गार्बेज। रीवा में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है। भारत इस समय पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी के मामले में अग्रणी होता जा रहा है, लीडिंग कंट्री बनता जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय का हेडक्वार्टर्स भी भारत के गुरुग्राम में स्थित है, और मध्य प्रदेश उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जो सबसे बड़े सोलर प्लांट को विकसित कर रहा है फिलहाल। आपको पता है सोलर एनर्जी जो है उसकी कैपेसिटी मध्य प्रदेश में कितनी हो चुकी है? दिस इज एट करंट, मैं बता रहा हूं अभी की, 5.38। आप जरा ध्यान से सुनना, दिस इज 5.38 गीगावाट। और बाय द ईयर, ये 2021 की स्थिति में बता रहा हूं, बाय द ईयर 2022 ये कहां तक जानी है आपको पता है? दिस मस्ट गो टू 10 गीगावाट, 10 गीगावाट तक। भारत सरकार, सॉरी मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लक्ष्य किया है कि 2022 तक इसे बढ़ाकर हमें 10 गीगावाट पर ले जाना है। किस पर ले जाना है? 10 गीगावाट पर। इसे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, आगे कहीं काम आ जाएगा आपके, क्योंकि आगे आप तैयारियां तो करेंगे ही, सिर्फ यहीं रुक नहीं जाना, इसके भी आगे हमें जाना है ना। जिनका सिलेक्शन हो, जिनका ना हो, हमें इसके आगे भी जाना है अपने जीवन में। सो ऑप्शन इज बी, सोलर एनर्जी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है सोलर एनर्जी, राइट। ये आंकड़े लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट, अगला भाग। Which of the following sources has highest proportion of irrigation in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में इरिगेशन सबसे ज्यादा किसके थ्रू होता है? दैट इज, देखो कैनल्स, नहरों के द्वारा देखा जाए तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है परसेंटेज, 16.8% ऑफ द टोटल इरिगेशन कैनल्स से होता है। टैंक्स के द्वारा, तालाबों के द्वारा बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा हो रहा है 2.3। जहां बारिश सबसे ज्यादा वहां तालाबों से सिंचाई, याद करो मैंने बताया। जिस क्षेत्र में ध्यान से सुनना, जिस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं वहां नहरों से सिंचाई, क्योंकि पानी नहरों से ले जाया जाएगा। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, जिस क्षेत्र में ग्राउंड वाटर ज्यादा है, ग्राउंड वाटर ज्यादा है, मालवा का क्षेत्र, कहां का क्षेत्र? मालवा का, 69.4%। और इसके इतर जाकर के आप जाओगे तो अदर सोर्सेस मिलते हैं, लगभग कुछ 11 समथिंग कुछ परसेंटेज जो बचता है। 69.4% सिंचाई जो है वो आपके यहां मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा, कृषि में भी अग्रणी क्षेत्र, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कृषि में उन्नत क्षेत्र है, और यहाँ का मुख्य सिंचाई साधन जो है वो कुआं और नलकूप और जलकूप है, यानी वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। सो ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट बेटा, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन, हाईएस्ट प्रोपोर्शन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स का है। आपकी शायद आंसर की में इसका ऑप्शन ए टिक हो गया गलती से, आप उसे सी करेंगे, है ना। जिन लोगों के पास आंसर की पहुंच गई है, मैं उसको सही करवा करके आप तक भिजवा दूंगा, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट फॉर 44वें प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आता है 45वां प्रश्न, दैट इज विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अरे विंध्याचल की बात कर रहे हैं भाई। विंध्याचल मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण थर्मल पावर स्टेशन यानी कि ताप विद्युत संयंत्र है। एक बहुत अच्छा हिंट दे रहा हूं, इसका आंसर आपको पता है, जिन लोगों ने नहीं किया या जिनको नहीं पता उनके लिए भी।
मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी में ही आता है, यानी बैढ़न में। और बैढ़न किस जिले में आता है? सिंगरौली में, ये आपको पता होना चाहिए। बैढ़न मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी बैढ़न में आता है। बैढ़न इज इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, सो आंसर इज डी, सिंगरौली। सिंगरौली में आता है। यहां बैतूल किसी बच्चे ने आंसर लगा दिया, बैतूल में बेटा सारणी आता है, सारणी ताप विद्युत केंद्र, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, 46वां प्रश्न है, रेन अकर्स इन मंथ ऑफ अगस्त इन मध्य प्रदेश इज मेनली रिसीव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, यहां पहला ऑप्शन है नॉर्थ मानसून। मतलब समझो, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो दरअसल मानसून नहीं, मानसून रिट्रीट होती है बेटा। सर्दियों के समय पर आती है, लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में ये मानसून रिट्रीट होती है। अब ये मानसून रिट्रीट आएगी जो अभी आएगी आपके पास, या तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ होगा, या मानसून रिट्रीट यानी लौटता हुआ मानसून होगा। क्योंकि जब मानसूनी हवाएं लौटती हैं वापस, तब ये वर्षा कराती है सर्दियों के समय पर। इसे नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कहते हैं हम, क्योंकि इसके आने की दिशा उत्तर पूर्व से होती है। लेकिन जो जुलाई और अगस्त में हमारे यहाँ मानसून आता है, मध्य प्रदेश जनरली रिसीव्स द मानसून बिटवीन जुलाई एंड अगस्त मंथ, इसलिए अगस्त महीना दिया है। वो साउथ वेस्ट मानसून होता है जो अरब सागर से आता है, अरेबियन सी से। साउथ वेस्ट मानसून ये कमिंग मानसून कहलाता है भारत में, कमिंग मानसून। तो ये बेटा कमिंग मानसून है। अगस्त में हम जो बारिश रिसीव करते हैं वो रिसीव इसी वजह से करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन बी इज वेरी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 राइट। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। आगे चलेंगे एंड दिस इज 47, क्वेश्चन नंबर 47, 46वां। दिस इज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। यानी मध्य प्रदेश में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, उस टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो उसमें टोटल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, राइट? टोटल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया कितना है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं है? देखो मध्य प्रदेश का कुल फॉरेस्ट एरिया जो हम देखते हैं, मैंने आपको क्लास में ये बताया है 30.72% है टोटल ऑफ द इंडिया। कितना है? 30.72, 30.72। इसमें अगर आप रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात करते हो बेटा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट ये सबसे ज्यादा है 65.30%। मैंने आपको लिखवाया हुआ है, आप अपने नोट्स में जाएंगे तो वहां भी आपको ये मिलेगा। इसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया आता है, दैट इज 32.84%, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। और तीसरे नंबर पर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया आता है, अनक्लास फॉरेस्ट, दैट इज नियर अबाउट 1.80% समथिंग। तो बचा हुआ भाग आपका आंसर ये है। प्रोटेक्टेड पूछा है, ये देखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया कहां है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया दिस इज 32.8 ऑप्शन दिया है, 84 नहीं है, 8 दे दिया और 8 पर रोक दिया, सो दैट इज द करेक्ट आंसर 32.84%, राइट? दिस इज 32.84%। ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट, ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट। ओके देन चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल क्वेश्चन 48, प्रश्न संख्या 48। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा ताप्ती रिवर्स एंड साउथ ऑफ द सोन रिवर। सबसे पहला है कैमूर रेंज, कैमूर पर्वत श्रेणी, कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां जिसके क्षेत्र को ही हम बेसिकली विंध्य कगारी क्षेत्र भी कहते हैं। कैमूर, कैमूर सिंस विंध्याचल का एग्जैक्टली पूर्वी छोर है, ईस्टर्न एंड। भांडेर का पठार, भांडेर रेंज मध्य प्रदेश में आता है, बुंदेलखंड से शुरू होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के क्षेत्रों तक फैला हुआ पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है भांडेर रेंज, राइट? देन विंध्याचल रेंज आता है, विंध्याचल इज इंपॉर्टेंट। अच्छा ये भांडेर जो है विंध्याचल से कटंगी पहाड़ी तक विस्तृत है मध्य प्रदेश में, विंध्याचल रेंज से। कटंगी वही जिससे गड़ा कटंगा बना है, गड़ा कटंगा याद होगा आपको, है ना? रानी दुर्गावती जहां की शासिका रही। तो विंध्याचल रेंज आता है, विंध्याचल नर्मदा के उत्तर में है। लेकिन जब आप बात करो सतपुड़ा मैकॉल की, तो ये नर्मदा और ताप्ती के बीचों बीच है, बिटवीन द नर्मदा और ताप्ती पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती? सतपुड़ा मैकॉल श्रेणी। और क्योंकि नर्मदा के दक्षिण में है तो ताप्ती के भी दक्षिण, सॉरी सोन के भी दक्षिण में ही आएगा, क्योंकि नर्मदा, सोन और जोहेला एक ही उद्गम क्षेत्र से निकल रही है, जबकि सोन जाती उत्तर की तरफ है, नर्मदा पश्चिम की ओर, तो सोन के तो नीचे आएगा ही आएगा। सो द सही करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर मध्य प्रदेश में आप जाकर देखोगे तो मध्य प्रदेश के मैप में भी आपको कुछ ऐसा ऐसा क्षेत्र नजर आएगा ना।
अगर हम इसे नक्शा माने मध्य प्रदेश का, तो इसमें भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो आप देख सकते हैं, क्या देखेंगे आप इसमें, ये सतपुड़ा रेंज आती है। दिस इज सतपुड़ा, सतपुड़ा मैकॉल, राइट, सतपुड़ा मैकॉल रेंज। इसके ठीक यहां से नर्मदा फ्लो कर रही है, नीचे मुल्ताई से निकलने वाली रिवर ताप्ती है, इनके बीचों बीच बह रही है, और सोन जो है वो यहां अमरकंटक से ऐसा निकल जाती है उत्तर की ओर, सोन, राइट। सो द आंसर इज डी, सतपुड़ा मैकॉल रेंज, सतपुड़ा मैकॉल श्रेणी, सही आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, विच इज द ओरिजिन ऑफ द वेस्ट डायरेक्शन फ्लोइंग रिवर ताप्ती? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती का उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश में क्या है? बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई, मुल्ताई में ही ताप्ती माता का मंदिर भी है, मैंने आपको बताया था ताप्ती माता के मंदिर के बारे में। इस नदी में सूर्य का ताप है, इसलिए इसका नाम ताप्ती है, क्योंकि ये सूर्य की पुत्री और शनि की बहन मानी जाती है। नदियां तो हमने बहुत 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 ज्यादा विस्तृत पढ़ी है, इतनी विस्तृत की नदियों पर तो कोई प्रश्न आपका गलत होने ही नहीं चाहिए था। अगर क्लास में बैठे हो तो मैं आपको अधिकार ही नहीं देता था, राइट, नदियों पर तो प्रश्न गलत करने का। चलिए, सो एट द फाइनल लास्ट क्वेश्चन पर हम आए हैं, वैसे शायद ही सभी लोगों का सही हो पाया होगा, रेयर फैक्ट में आए। तो दिस वाज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेयर ऑफ मध्य प्रदेश इन द टोटल मैग्नीज प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री? कि देश के टोटल मैग्नीज प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन क्या है? अब भगवान जाने कौन से सोर्स से इन्हें प्रश्न उठाया है, इनकी महिमा यही जाने। मेरे हिसाब से 2019-2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन जो है +30% है बेटा, 30% से ज्यादा। ये 18.84% बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न उन्होंने अपडेटेड सोर्स से नहीं लिया, किसी नॉन अपडेटेड सोर्स से लिया जो पहले का रहा होगा, इस वजह से अधिकतम पर जाए 18.84% इसका सही आंसर होना चाहिए, राइट। मैग्नीज प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश एक समय देश का अग्रणी उत्पादक हुआ करता था मैग्नीज ओर में, यानी मैग्नीज के अयस्क में, मैग्नीज के अयस्क के उत्पादन में। क्लियर है या नहीं है? So the best appropriate answer will be 18.84, 18.84% will be the best appropriate answer for this question. All right. Okay, so this was the complete paper of the non-technical examination. आपके 50 क्वेश्चन हैं, आप मैच कीजिएगा, और इक्का दुक्का क्वेश्चन पर अभी गुंजाइश बाकी रहेगी, जिन्हें हम अलग साइड में रखेंगे फिलहाल, है ना। उसके हिसाब से मैं आपसे कहूंगा कि आप 35+ जाने चाहिए, यानी 35 से ऊपर आप जाने चाहिए नॉन टेक्निकल के हिसाब से। बाकी टेक्निकल का डिस्कशन जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इसी तरीके से लाइव क्लासेस में, सो दैट यू कैन गो थ्रू द टेक्निकल डिस्कशन एज वेल, और आप उससे अपना अच्छा जजमेंट ले सके पेपर का, ताकि आप अपने आप को इंश्योर कर सके। दूसरा, यहाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर नेक्स्ट पेपर की स्ट्रैटेजी भी बता दीजिए। राहुल ने ये बोला है हमें कि सर नेक्स्ट पेपर की स्ट्रैटेजी बता दीजिए, राइट। तो नेक्स्ट पेपर के लिए बेटा मैं आपसे, देखो अगला जो पेपर है, क्योंकि अब वैकेंसी आ गई, आपका एग्जाम भी हो गया, दैट इज द कंप्लीट कंफर्मेशन दैट हाँ आपके एग्जाम होते रहेंगे, आपकी वैकेंसीज आती रहेंगी। समय थोड़ा सा अनियमित हो सकता है, द टाइम कैन बी इरेगुलर, बट वैकेंसी आती रहेंगी, और मेरे ख्याल से आपको डे 1 से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज में नॉन टेक्निकल के लिए मैं आपको सबसे पहले जो मैंने एक कमी देखी है, मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा, लगभग 80% स्टूडेंट्स ऑफ द नॉन टेक सॉरी एमपीपीएससी एई एंड व्यापम सब इंजीनियर एज वेल, मैंने एक बहुत टेक्निकल के स्टूडेंट्स में बड़ी कमी देखी, और 70 से 80% बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बच्चों को लगातार देखा। तो मैं आपसे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आप में एक जो हैबिट बिल्कुल है ही नहीं, उस हैबिट को लाने की कोशिश कीजिए, एंड दैट हैबिट इज ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। ये टेक्निकल के बच्चों में पता नहीं मेरे को, शायद आपको समय नहीं मिल पाता, या जो भी अगर नहीं मिल पाता तो अपने टाइम को मैनेज करना आप सीखिए, कैसे भी करके सीखिए, जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं बेटा, क्योंकि अब आपका व्यापम सब इंजीनियर का पेपर भी आगे आने वाला है, और उसमें भी आपका नॉन टेक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और जबकि मध्य प्रदेश पीएससी जो आपकी एई की वैकेंसी है, उससे उसके कंपैरिजन में आपकी जो सब इंजीनियर की वैकेंसी है उसमें ज्यादा नॉन टेक्निकल, उसमें तो टोटल इंडिया का जीके है। तो आपको करंट अफेयर्स, क्योंकि मैंने एक बहुत जो बहुत 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 मैं आपसे कहूंगा बड़ी कमी मैंने देखी, वो ये कि द स्टूडेंट्स वर लुकिंग टुवर्ड्स मी और टुवर्ड्स माय टाइप ऑफ टीचर्स की सर आप करंट अफेयर्स कब पढ़ाएंगे। देखो, करंट अफेयर इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ 10 days ऑफ क्लास, 15 days ऑफ क्लास और 1 month ऑफ क्लास। ये एक रेगुलर स्टडी का पार्ट होता है ना। न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे आप अपनी हैबिट में लाइए, सो दैट आप जब क्लास में भी बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में। आप देखिए ना, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास है सारे न्यूज़पेपर के ही हैं, इधर उधर से कहीं लिए ही नहीं, आपको आसानी से न्यूज़पेपर में मिलते। क्या पैरालंपिक आपको नहीं मिलता? क्या आपको ओलंपिक नहीं मिलता? क्या आपको अगला ओलंपिक होने वाला नहीं मिलता? क्या आपको पैरालंपिक के गोल्ड मेडल्स नहीं मिलते? आप कुछ सोच करके देखिए, आपको बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। इवन जब रघुनाथ के फड़के का प्रश्न भी है तो वो भी न्यूज़पेपर से ही निकला था, वो ही वाज इन द न्यूज़ एट दैट टाइम।
राइट, इस साल नहीं रहे तो क्या हुआ, राइट। तो आप थोड़ा सा बेटा इस बात पर ध्यान दें, एक रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग भले आधा घंटा पौना घंटा हो सके आपसे, एक इफेक्टिव वे में है ना, लेकिन छोड़ना नहीं है फिर किसी दिन। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना न्यूज़पेपर की 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना, पास्ट इज योर टिश्यू पेपर, प्रेजेंट इज योर न्यूज़पेपर एंड फ्यूचर इज योर क्वेश्चन पेपर। न्यूज़पेपर अगर आज छोड़ दिया आपने तो कल आपका, तो मेरी पहला आपको जो मेरा रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। रिकमेंडेशन नंबर 2 कि आप एमपी के कंसर्न में अपना एक मैं कहूंगा परसेप्शन को भी बढ़ाइए। एमपी इज नॉट ओनली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज वेरी प्रैक्टिकल इन योर बिहेवियर एज वेल। मध्य प्रदेश में हम जहां तहां घूमते रहते हैं तो अपने परसेप्शन में कुछ चीजों को लाइए ताकि आप उनके बारे में पढ़ें। उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा, जैसे मैं भोपाल में कभी घूमता रहता हूं तो मध्य प्रदेश से संबंधित कई सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मुझे कई सारी जगहों पर, सड़कों पर उनके बारे में देखने को मिलता है, राइट। गुरुदेव गुप्त हो गए एंड मेनी अदर, तात्या टोपे हो गए, राइट। वहां रुके, परसेप्शन लें उनके बारे में, जाने। आप किसी फेमस स्पॉट पर घूमने जाते हैं तो उसका परसेप्शन लें। ऐसा करने से एमपीज कल्चर एंड एमपीज आप देखेंगे फेमस पर्सनालिटीज आपको वैसे याद हो जाते हैं। क्लियर है। न्यूज़पेपर में भी राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दें। दूसरा, आप अपनी सेल्फ स्टडी में अपने सेल्फ नोट्स को भी आप आगे बढ़ाना शुरू कीजिए, है ना। रिसोर्सेज विल बी डिफरेंट, रिसोर्सेज कैन बी डिफरेंट, आपके स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। और तीसरा, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाइए, मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस पर जाइए, मैक्सिमम वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पर जाइए। आपको कई सारी इंटरनेट की वेबसाइट्स भी मिल सकती हैं, हमारी अपनी एप्लीकेशंस जो है उन पर भी सेट्स ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। वीकली क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस डेली भी आते हैं, लाइक करंट अफेयर के क्वेश्चंस डेली आते हैं। यू कैन आस्क टू अस, उनके सब्सक्रिप्शन के लिए हमसे आप बाद में पूछ सकते हैं कि कैसे करना है, हम आपको उसका प्रोसीजर बता देंगे। सो दैट मैक्सिमम प्रैक्टिस सेशंस पर जाइए, है ना। मैक्सिमम वेबसाइट्स ऑनलाइन इंटरनेट पर हैं, कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो एमपी के करंट अफेयर्स और एमपी के संबंध में जानकारियां देते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोजगार एवं निर्माण हो गया, उसे आप वीकली आता है, वीकली पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। घटना चक्र हो गया, उसको भी आप देख सकते हैं। ज्यादा डिटेल नहीं, आप अगर फौरा फौरा देखकर वन लाइनर अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, पेपर के ठीक पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है बेटा वो होती है शॉर्ट नोट्स बनाने की। लेकिन शॉर्ट नोट्स पेपर के ठीक पहले नहीं बनते, शॉर्ट नोट्स बनते हैं जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो तभी। ये ऐसे होते हैं कि आपने 10 पेज पढ़े हैं तो 10 पेजों को एक पेज में कंक्लूड कर देना, इंपॉर्टेंट चीजों को ढूंढ करके। क्योंकि जब रिवीजन करते हैं तो हमें वो शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि भरी हुई किताबें और कॉपियां देख करके हम डर जाते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स हमें एक दिन में भी ये फीलिंग देते हैं कि हम एक दिन में भी जीत सकते हैं अभी। तो वो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए अपनी सेल्फ स्टडी में, वो शॉर्ट नोट्स को जरूर शामिल कीजिए। बेटा कोई भी न्यूज़पेपर चलेगा, नो न्यूज़पेपर इज वर्स्ट, ऑल न्यूज़पेपर्स आर गुड। आप जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको, अगर एमपी के कंसर्न में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया दैट यू कैन गो विद द रोजगार एंड निर्माण एज वेल, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर है, हर वीक आता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स अभी अच्छे आए और आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लें, है ना। यू ऑल विल गेट योर टारगेट्स, अचीवमेंट्स, है ना। आपके कमेंट्स के लिए फिर से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे वो कृपया करके मिलने जरूर आइएगा। बाकी वी आर ओपन, आप अपना पेपर लेकर या किसी और डाउट को लेकर भी हमारे यहाँ आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। वी विल गिव यू द टाइम, आप हमसे समय ले सकते हैं, हमारा समय आप ही के लिए है। चलिए फिर से मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आज के लिए हम अपना सेशन यहीं एंड करेंगे बेटा। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं।